हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत की संसद के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो 3 नए क्रिमिनल लॉ जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे, वो पारित किए जा चुके हैं और उनमें प्रेसिडेंट की सहमति भी मिल चुकी है। कई व्यूवर्स के द्वारा लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि ये जो तीनों क्रिमिनल लॉ पास हुए हैं, तीनों के नए कानून जो पास हुए हैं, ये क्या लागू हो गए हैं? नहीं लागू हुए तो कब से लागू होंगे? पुराने केसेस में इनका क्या असर पड़ेगा? क्या पुराने कानून पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए जाएंगे या पुराने और नए दोनों कानून चलेंगे? इस तरीके से कई सवाल लगातार मेरे कई सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं। हालांकि जब ये कानून पहली बार बिल के रूप में पार्लियामेंट में आए थे और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को सुपुर्द किए गए थे, उस दौरान मैंने इस पर वीडियो बनाया था और इस कानून की जो कुछ खास बातें थी वो मैंने आपको बताई थी। उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो डाउट्स हैं, इन डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज के वीडियो में देखेंगे कि ये कानून क्या लागू हो गए हैं, कब से लागू होंगे और महत्वपूर्ण चेंजेस क्या हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या इन कानूनों को लागू करना इतना आसान होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। तो सबसे पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि तीनों कानून क्या हैं। आपको पता है कि भारत में 3 मेजर क्रिमिनल लॉ जिनको कहते हैं इंडियन पेनल कोड, जिसमें अपराधों को एक्सप्लेन किया गया है और उनका पनिशमेंट दिया गया है। 511 धाराएं हैं। केसेस कैसे चलेंगे, सिविल केसेस कैसे चलेंगे, क्रिमिनल केसेस कैसे चलेंगे, उनका जो प्रोसेस होता है उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया और सिविल प्रोसीजर कोड बनाया गया। सिविल प्रोसीजर कोड सिविल मामलों की प्रक्रिया को डिसाइड करती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल मामलों की प्रक्रिया को डिसाइड करती है कि अदालतों में ये मामले कैसे चलेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस को, हालांकि यह भी कहीं ना कहीं प्रोसीजरल लॉ है, एविडेंस कैसे कैसे कोर्ट में आएगी, कैसे गवाहों को एग्जामिन किया जाएगा, कौन गवाही दे सकता है, कौन सा सबूत कैसे माना जाएगा, कैसे नहीं माना जाएगा, ये सारी बातें इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, या रेंट, रेवेन्यू, कंज्यूमर फोरम, ट्रिब्यूनल्स, कहीं पर कोई भी मैटर चल रहा हो, एविडेंस जो आएगी वो एविडेंस के अकॉर्डिंग ही आएगी। उसके लिए अलग अलग एविडेंस एक्ट नहीं है। जैसा कि क्रिमिनल मामलों का प्रोसीजर अलग है, सिविल मामलों का प्रोसीजर अलग है, एविडेंस इस तरीके से नहीं है। एविडेंस एक्ट एक ही है, किसी भी नेचर का कोई भी मामला किसी भी अदालत में हो। तो ये 3 बड़े क्रिमिनल लॉ हैं। अब इन तीनों क्रिमिनल लॉ को रिप्लेस करने के लिए नए 3 क्रिमिनल लॉ बनाए गए, बिल के रूप में पास हुआ। आपको पता है कि जब कोई विधेयक पार्लियामेंट में, कोई भी नया कानून लाना होता है तो पहले एक प्रस्ताव किया जाता है, आपस में सहमति बनती है उस प्रस्ताव पर, फिर वो बिल के रूप में पार्लियामेंट में पेश होता है एक एक सदन में, और पेश होने के बाद पहले लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित किया जाएगा। तो साथियों, इन तीनों पुराने मेजर क्रिमिनल लॉ के स्थान पर या इनको रिप्लेस करने के लिए 3 विधेयक पेश किए गए नए आपराधिक कानून बनाने के लिए। पहला विधेयक भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करेगा। भारतीय दंड संहिता में जहां 23 चैप्टर हैं और 511 धाराएं हैं, वहीं भारतीय न्याय संहिता में 20 चैप्टर हैं और 358 धाराएं हैं। इसमें चैप्टर भी कम हो गए और सेक्शंस भी कम हो गए। इसी तरीके से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 37 चैप्टर थे अभी तक जो चल रहा है और 484 धाराएं हैं। लेकिन जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी, इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करेगी भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें
39 चैप्टर है। आप समझिए 37 की जगह 39 चैप्टर हैं और 484 धाराएं जहां एक तरफ सीआरपीसी में हैं, इसमें 531 धाराएं हैं। बहुत कुछ इसमें बढ़ाया गया है। उसी तरह के इंडियन एविडेंस एक्ट 11 चैप्टर है, 167 सेक्शंस हैं। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट को जो रिप्लेस करेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हालांकि इंडियन एविडेंस एक्ट को भी हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही कहते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 12 चैप्टर है, 170 सेक्शंस हैं। तो इस तरीके से ये तो रहे पुराने और नए कानूनों के नाम और उनमें कितने चैप्टर हैं, कितनी धाराएं हैं, उसके संबंध में एक कंपैरेटिव डिटेल। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन कानूनों की आज की डेट में स्थिति क्या है। 20 तारीख को ये लोकसभा से पास किए जाते हैं, 20 दिसंबर को। उसके ठीक दूसरे दिन ये राज्यसभा पे पास किए जाते हैं। याद रहे कि जिस समय ये कानून पास हुए अपोजिशन के लगभग 150 सांसद सस्पेंड किए जा चुके थे। बिना विपक्ष के 3 बड़े क्रिमिनल लॉ को बिना एक लार्ज स्केल पे, बहुत वाइड स्केल पे डिस्कशन किए इनको पारित किया गया। और 25 दिसंबर क्रिसमस डे, होली डे के दिन प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल जाती है, प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाती है। और ये कहा गया कि जिस दिन, जिस तारीख समय से सेंट्रल गवर्नमेंट गजट में नोटिफिकेशन जारी करेगी उस समय से ये लागू होंगे। तो हालांकि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको इम्प्लीमेंट करने के संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब जो आखिरी बात है कि क्या इन कानूनों को लागू करना इतना आसान होगा और पुराने कानूनों का क्या होगा। मुकदमे जो चल रहे हैं वो नए कानून के हिसाब से चलेंगे या पुराने कानून के हिसाब से। साथियों, जहां तक इन नए कानूनों को लागू करने की बात है कि इनको लागू करने में क्या डिफिकल्टीज आएंगी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन कानूनों में डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि एविडेंस को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्ड करने की बात कही गई है। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट है जो, उसका रोल बढ़ा दिया गया है। हमारे यहाँ की अदालतों की स्थिति हम समझते हैं। 5 करोड़ केसेस देश के अंदर पेंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। खासतौर से उत्तर प्रदेश, चूँकि मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यहाँ की अदालतों की स्थिति और बेहतर तरीके से जानता हूँ। एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो क्लर्क होते हैं, ऑफिशियल स्टाफ होता है कोर्ट का, एक बाबू के अंदर में जहाँ 1000 से 2000 तक मैक्सिमम फाइलें होनी चाहिए, जनरल लूट, क्रिमिनल और शेयर के अनुसार तो और भी कम होनी चाहिए, वहाँ उससे 10 गुना 20 गुना फाइलें हैं। बाबू प्राइवेट 4-4 5-5 लड़कों को रखते हैं, तब अदालत का काम संभल पाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। आज भी हाथ से बयान अदालतों में लिखे जाते हैं। डिजिटलाइजेशन तो छोड़िए, तमाम कंप्यूटर्स अदालतों में 2-2 3-3 कंप्यूटर ला के रखे गए हैं, वो सब धूल खाते रहते हैं। तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कितना समय लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ नए कानूनों के हिसाब से पुलिस स्टेशंस को तैयार किया जाएगा, पुलिस को तैयार किया जाएगा, वो भी पूरे देश की पुलिस को। हर पुलिस स्टेशंस के रजिस्टर्स बदले जाएंगे। जनरल डायरी होती है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन रिसीव नोट करते हैं, एफआईआर जिसको बोलते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, वो सारे रजिस्टर्स चेंज हो गए। कई तरीके के फॉर्म आते हैं, सम्मन के फॉर्म होते हैं, वारंट के फॉर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें चेंज की जाएंगी। और एक जो बहुत बड़ा काम है कि ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स बल्कि जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी ट्रेनिंग्स का इंतजाम करना पड़ेगा नए कानूनों के हिसाब से। पुलिस को तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अभी भी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी पुराने कानून से सारी धाराओं से वाकिफ़ नहीं हैं और नए कानूनों का एक बोझ आ जाएगा। मैं समझता हूँ दोस्तों कि पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि पुलिस को, सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि पुलिस को कैसे नए कानूनों के हिसाब से ट्रेंड किया जाए, सारे डिपार्टमेंट्स को, प्रशासन को कैसे तैयार किया जाए, जुडिशियल ऑफिसर्स को कैसे तैयार किया जाए। तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि इस तरीके के बड़े कानूनों को रिप्लेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अमेंडमेंट होता रहता है, किसी भी चीज़ को अमेंडमेंट के जरिए डिलीट किया जा सकता है और कोई भी नई धारा जोड़ी जा सकती है। मैं आपको याद दिला दूँ 2012 में निर्भया कांड के बाद 376 जो पनिशमेंट फॉर रेप था, 376 को ABCDE करके कई भागों में डिवाइड किया गया।
354 को ABCD 4 भागों में डिवाइड किया गया। 326 से 326B 2 धाराएं तेजाब फेंकने की जोड़ी गई। तो इस तरीके से अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो इनमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता था। कानूनों में क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और डिटेल में जब ये सारे बैरिक्स वगैरह आ जाएंगे। हालांकि इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है। तो ये तो रही कि आसान नहीं है इन कानूनों को लागू करना। मैक्सिमम समय की तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मिनिमम में अगर बात करूं तो भी साल 1.5 साल लग सकता है। अब बात रही कि पुराने कानूनों का क्या होगा। जो मुकदमे, हालांकि नोटिफिकेशन से ये तय होगा कि ये नए कानून किस तारीख किस समय से लागू होंगे, लेकिन माना यही जाता है कि जिस दिन से लागू होंगे उस दिन के बाद से ही इन्फोर्स होंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा ऐसा बहुत कम लगता है। तो जो पुराने केसेस चलते रहेंगे वो तो पुराने कानून के हिसाब से ही चलेंगे। इनको लागू होने के बाद ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके बाद से जो इंसिडेंट होंगे, जो आपराधिक घटनाएं होंगी, उनमें इन नए कानूनों का इस्तेमाल होगा। तो आपकी पुरानी किताबें भी काम आएंगी और नए कानून को भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों कानूनों को पढ़ना पड़ेगा, ना सिर्फ जजेस को, एडवोकेट्स को, बल्कि लॉ स्टूडेंट्स को, पुलिस को, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को। तो एक बहुत बड़ी अननेसेसरी एक्सरसाइज इन कानूनों से हो जाएगी। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून को कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें